हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक लॉजिक चैप्टर जो कि क्लास 12th का है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले लॉजिक मतलब क्या होगा? कोई भी चीज़ हम कुछ भी अगर बोलते हैं, है ना, या कुछ भी करते हैं तो उसमें अगर कुछ सेंस नहीं होगा, कुछ लॉजिक नहीं होगा, सेंस मतलब लॉजिक नहीं होगा, तो हम उसको कुछ मीन्स नल एंड वॉइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरह से क्या है, सेंटेंस और स्टेटमेंट में सबसे पहले डिफरेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा टोटली स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं, पूरी चैप्टर बुक्स वगैरह हमने रीड की है, लेकिन उसमें सब जगह हमने सेंटेंस को ही ज्यादातर यूज किया हुआ है। ठीक है, सपोज एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, रवि इज गुड, इट इज ब्लैक। ये मैंने ऐसे दो सिंपल सेंटेंस लिखे। ठीक है, इन दोनों सिंपल सेंटेंस में जो ये टर्म है, जो हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है रवि इज गुड, इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड मान के चले तो वो हम नहीं मान सकते ना। यानी हमें इसको, अगर मैं इसमें क्वेश्चन पुट करता हूं ट्रू फॉल्स, सो ये या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? सेम वे इट इज ब्लैक, तो यहां पर इट जो है वो क्वेश्चन मार्क है कि क्या है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। मैंने ये पर्टिकुलरली ओपन सेंटेंस का वर्ड यूज किया, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने यूज किया है। ओके, अभी मैं पहले इस मैटर पे स्टिक होता हूं कि मेरे को केवल डिफरेंस चाहिए किसमें, स्टेटमेंट और सेंटेंस में। तो अगर मैं कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड बोलूं कि स्टेटमेंट एक क्या होता है, डिक्लेरेटिव होता है। क्या होता है? डिक्लेरेटिव, या फिर हम उसको अजरेटिव भी बोल सकते हैं। बट अब अगर मैं सेंटेंस की तरफ आऊं, अगर किसी भी सेंटेंस में, मैं थोड़ा ये इरेज करता हूं, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, या फिर एक्सक्लेमेशन सिंबल यूज हुआ, ओ हुर्रा लाइक दिस, या फिर कोई रिक्वेस्ट है मे आई गो, या फिर ऑर्डर है गो टू, ओके, या फिर कोई सजेशन है शुड वी डू, कैन वी डू, लाइक दैट ना। तो वो ये सब अगर किसी भी सेंटेंस में होगा, आपको दिखाई देता है पढ़ने के बाद, तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट नहीं होगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। वो कोई भी सेंटेंस में एक तो ओपन सेंटेंस नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने लिखा था इट इज ब्लैक, इट में क्वेश्चन मार्क, ही इज गुड, हु इज ही, करेक्ट, लाइक दैट, उसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज, ये चीज अगर किसी भी सेंटेंस में है, ये वर्ड्स या ये आपको इस तरह का कोई चीजें दिखाई देती है उसमें कि ये ऐसा पूछा गया है, ये ऐसा बोला गया है, तो वो सेंटेंस ही होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा डिफरेंस हो गया सेंटेंस और स्टेटमेंट में। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, रवि गो एंड ब्रिंग पाइप। तो यहां पर क्या हुआ? गो, रवि गो, इट मीन इज ए काइंड ऑफ ऑर्डर, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। और एक चीज और है, अगर हम एरो पुटअप करते हैं सेंटेंस से स्टेटमेंट में, एरो पुटअप करते हैं, जैसे वाइस वर्सा बोलते हैं ना, कोई भी स्टेटमेंट अगर है तो वो सेंटेंस हो सकता है डेफिनेटली, बट हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा छोटा लिखा और ये पूरा अच्छी बात है। हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बट हर एक स्टेटमेंट सेंटेंस हो सकता है। तो ये चीज मेन है, आप इसको आप कहीं पर भी अगर आप देखते हैं तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, अभी मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले ये जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम स्टेटमेंट के ऊपर ही चलेंगे, सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, एक जगह यूज करेंगे जहां पर ओपन सेंटेंस आए। ओके, उस समय मैं आपको बताऊंगा जी। तो अभी मैं सेंटेंस को इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये भी हमें मालूम पड़ गया। अब कोई भी सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, तो यहां पर एक चीज है,
सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना, तो मैं ये वर्ड लिख रहा हूं और मैं यहां और भी वर्ड लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई। स्टेटमेंट सेंटेंस में से आपको देखना है कि आइडेंटिफाई करके कि वो स्टेटमेंट है। जैसे आपने स्टेटमेंट कंफर्म किया कि ये स्टेटमेंट है, तो आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन, यानी उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा, अब अच्छा ये चीज केवल एक इंग्लिश स्टेटमेंट में नहीं होता, ये आप मैथमेटिकल वे में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं लिखता हूं x + 4 = 5, ये यहां पर सेंटेंस है, बट ये किस तरह का सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के सेंटेंसेस को भी हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आगे हम टॉपिक्स में देखेंगे। बट ये मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं कि जैसे सपोज ये एक ओपन सेंटेंस हो गया है ना, और स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैंने यहां पर इसको इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब क्या था, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि यहां पर क्या, इंग्लिश के केस में नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे भी स्टेटमेंट होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो अभी मैं इस बात पे आता हूं। पहले आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, सन राइजेस इन द वेस्ट लिख रहा हूं। ओके, पर्पसली मैं लिख रहा हूं सन राइजेस इन द वेस्ट। ओके, ये एक डिक्लेरेटिव है और ये स्टैंडर्ड, मतलब कि एक यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। बट इस यूनिवर्सल में एक स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई किया। अभी मैं ट्रूथ वैल्यू पे नहीं आना, ये अगर किसी स्टूडेंट को इसके बारे में आगे जानकारी है तो मैं अभी उस बात पर पहुंचा नहीं हूं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, आइडेंटिफाई हमने कर लिया, ये स्टेटमेंट क्यों है, किसके बारे में बोल रहे हैं हम, सन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, कोई भी अगर स्टेटमेंट है हम उसको P, Q, R और S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल स्मॉल लेटर्स P, Q, R, S। तो हम इसको लिखते हैं, P इज अ स्टेटमेंट सच दैट सन राइजेस इन द वेस्ट। हमने रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू आती है। ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रुथ वैल्यू। अभी ट्रुथ वैल्यू कौन कौन सी होती है, ट्रू एंड फॉल्स होती है। क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं यहां पर ट्रू के लिए कैपिटल T यूज करना है और फॉल्स के लिए कैपिटल F यूज करना है। अब अगर कोई पूछता है कि राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस, ट्रुथ वैल्यू, नो ट्रुथ टेबल, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, ट्रुथ वैल्यू दी, ओके, ट्रुथ वैल्यू ऑफ P इज, तो P हमें यहां स्मॉल ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल है, तो स्मॉल लेटर में लिखे P इज क्या होगी, ट्रू होगी, फॉल्स होगी, फॉल्स। तो हमें यह नहीं देखना कि वो स्टेटमेंट जो हमने आइडेंटिफाई किया रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स ही होनी चाहिए या ट्रू होनी चाहिए। क्लियर हुआ, कोई भी एक हो सकती है पर दोनों नहीं हो सकती। डन। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई, रिप्रेजेंटेशन, ट्रुथ टेबल, सॉरी ट्रुथ वैल्यू देंगे। उसके बाद आता है ट्रुथ टेबल। इस एक स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, हमें एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, क्योंकि हमारे पास एक ही है स्टेटमेंट, क्या है, एक ही स्टेटमेंट है P। तो यहां पर इसका ट्रुथ टेबल क्या देगा, ट्रू एंड फॉल्स। केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं इसके, दोनों नहीं हो सकते, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। तो क्या क्या मैंने बोला, कोई भी सेंटेंस से पहले हमें यह देखना है कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं। स्टेटमेंट कंफर्म होने के बाद, यानी आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिप्रेजेंट करना है, जो कि मैं P या Q, R, S किसी से भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लेटर। उसके बाद उसकी ट्रुथ वैल्यू, नॉट नेसेसरी कि उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू ही होनी चाहिए, बट अगर ट्रू होगी तो उसके लिए कैपिटल T लिखना है, और अगर फॉल्स होगी तो उसके लिए कैपिटल F लिखना है। उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल, तो मैंने एक यहां पर नहीं लिखा है, तो ये ट्रुथ टेबल भी हम बना सकते हैं। तो ये मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ,
ट्रुथ टेबल हो गया। अब क्योंकि हमने यहां तक पहुंच गए हैं और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। सिंपल स्टेटमेंट, जैसे आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं तो सिंपल स्टेटमेंट है। और ऐसे ही जैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट भी होगा। कंपाउंड यानी एक से ज्यादा स्टेटमेंट यूज करके हमें लिखना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लिखेंगे तो उसके बीच में कुछ कनेक्टिव यूज करना पड़ेगा। कनेक्टिव, अभी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको कनेक्टिव ना बोल के, क्योंकि हम लॉजिक है तो मैथमेटिकल लॉजिकल कनेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉजिकल कनेक्ट। लेकिन ये किसके लिए यूज होगा? जब हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? एक क्या हो गया? लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब ये मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स एक जैसे छोटा सा लिख के दिखाता हूं। पहले मैं दो स्टेटमेंट लिखता हूं। ये पी हो गया, सन राइजेस इन दी वेस्ट, पर्पसली लिख रहा हूं वेस्ट, ओके। और क्यू हो गया, सन इज अ स्टार। ये छोटे सा लिखे। अब इसको अगर कंबाइन करेंगे तो देखो मैंने कंबाइन लिख रहा हूं, सन राइजेस इन दी वेस्ट एंड लिख रहा हूं। यहां पर एक छोटा सा मैंने एक वर्ड लिखा, एंड इट इज अ स्टार। तो यहां मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट, एक कौन सा स्टेटमेंट हो गया? ये हो गया, और दूसरा ये हो गया। बट इसको जो मैंने कंबाइन किया है वो एक वर्ड यहां पर जो एंड है इससे कंबाइन किया है। अब ये मैंने केवल एंड है तो ये यहां पर केवल जरूरी नहीं कि मैथमेटिकल में केवल एक ही कनेक्टिव यूज होगा, यहां पर कनेक्टिव 4 यूज होंगे। ठीक है, क्या होंगे? 4 यूज होंगे। ओके, अभी उस कनेक्टिव्स के बारे में हम बात करते हैं। पर ये आपको मालूम पड़ गया कि दो स्टेटमेंट को हम ज्वाइन करने के लिए जिस चीज का यूज करेंगे उसको हम लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलेंगे। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में भी हम आगे बताते हैं। ओके, अभी ये जो चीज है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। अभी हमने कितने स्टेटमेंट लिए? P एंड Q, मींस 2 स्टेटमेंट लिए। ओके, अब जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या होते हैं, यानी हम अगर मैं केवल कनेक्टिव बोलूं तो क्या होते हैं? बाइनरी और यूनरी होते हैं। अब बाइनरी का क्या मतलब है? जो दो सेंटेंस दो स्टेटमेंट के बीच में यूज होंगे। सपोज अभी मैं यहां वर्ड लिख रहा हूं जो इसमें यूज होंगे, कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। एक बाइनरी के अंडर में एक ये कनेक्टिव यूज होगा, सेकेंड डिसजंक्शन, उसके बाद कंडीशनल, नेक्स्ट बाय कंडीशनल। अब आप देखेंगे ये मैंने बाइनरी के अंदर में लिखा है, लेकिन यूनरी में केवल एक ही कनेक्टिव होता है, उसको बोलते हैं निगेशन। क्या बोलते हैं? निगेशन। इनको जो और जो अदर वर्ड्स है वो मैं आपको लास्ट में बताता हूं, इसके जब कंटिन्यूस इसके बारे में बताऊंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इतना यहां तक जानकारी लेने के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो वी आर बैक नाउ। अभी मैंने यहां पर लॉजिकल कनेक्टिव्स जो बाइनरी के अंडर में थे वो मैंने लिखे हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। अब ये भी याद रखिएगा ये कनेक्टिव्स है तो हमारे पास यहां पर 2 स्टेटमेंट का यूज होगा। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। क्या है यहां पर? फर्स्ट क्या होगा? इनके लिए वर्ड क्या यूज होंगे? वर्ड इसके लिए एंड यूज हो सकता है, सब्स्टिट्यूट वर्ड हम बाद में देखते हैं, पर एक कॉमन वर्ड हम एंड लिख सकते हैं। इसके लिए और यूज होगा, कंडीशनल के लिए इफ देन यूज कर सकते हैं, और इसके लिए IFF, इट मींस इफ एंड ओनली इफ, ये यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है सिंबल की। सिंबल में इसको कंजंक्शन को हम
इन्वर्टेड वी से डिनोट करते हैं। इसके लिए वी होता है, इसके लिए वन साइड एरो और इसके लिए बोथ साइड एरो। अब इसमें इस कंडीशन को हम एक दूसरा वर्ड भी यहां पर यूज किया हुआ है, इंप्लीकेशन। क्या यूज हुआ है? इंप्लीकेशन। आपको याद होगा हम इस सिंबल को इट इंप्लाइज दैट बोलते हैं, दैट इज ओनली द सेम थिंग, इंप्लीकेशन। सो इंप्लीकेशन अगर मैं इसके लिए एक और वर्ड देता हूं तो यहां पर इसकी जगह पे हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। इसका अदर नेम क्या है? डबल इंप्लीकेशन। क्या है? डबल इंप्लीकेशन। मैं सब्स्टिट्यूट वर्ड के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, इसका अदर नेम है। कंजंक्शन डिस्जंक्शन का कोई वैसे नेम नहीं है, इनके लिए वर्ड जो है ये वाला, ये अलग है। ओके, अभी इसमें हम क्या करेंगे? डबल इंप्लीकेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों पता करने के बाद हमारा आइडेंटिफाई हो गया। टू स्टेटमेंट आपको याद होगा, सिंगल स्टेटमेंट में मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया था उसके लिए, और उसमें केवल दो ही ऑप्शन दिखाए थे, कौन सा? ट्रू और फॉल्स। अब हम इनके बारे में, इन सभी कनेक्टिव्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है? ओके, ट्रुथ टेबल के लिए मैं डायरेक्टली एक ही उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। हम कितने स्टेटमेंट यूज करें, तो एक स्टेटमेंट में वैसे लिख देता हूं, तो उसका हम ट्रुथ टेबल हम बना सकते हैं। पर उससे पहले उसका बेसिक्स हम आइडिया ले लेते हैं। अगर हमारे पास P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं जो कि कंपाउंड में आ गए, उनके लिए हमारे ऑप्शंस कितने हो सकते हैं? तो कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? ट्रू ट्रू हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फॉल्स ट्रू हो सकता है, और लास्ट फॉल्स फॉल्स। तो इसमें अब जो कनेक्टिव्स थे, अगर याद होगा तो हम ये वाला पहले वाला, इसको हम कंजंक्शन बोलेंगे। क्या है? मैं लिख भी देता हूं, ये कंजंक्शन लिखे। ये हम क्या बना रहे हैं? ट्रुथ टेबल। क्या बना रहे हैं? ट्रुथ टेबल। और ये ट्रुथ वैल्यूज जो मैंने दी हैं, ये ऑप्शंस है उसके कि कितने हम इस पर्टिकुलर टाइप के लिए कितने ऑप्शन, जैसे कि आपको याद होगा हम टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं ना किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी में, वो ही ये चीज है। ठीक है? ओके, ये लिखने के बाद तो ये वाला मैं एक ऐसे लाइनिंग कर देता हूं। यहां पर एक कंजंक्शन के लिए है, उसके बाद डिसजंक्शन के लिए है, ये वाला डिसजंक्शन होगा। ठीक है? डिसजंक्शन। नेक्स्ट कौन सा था? याद आ रहा है? कंडीशनल। तो कंडीशनल के लिए मैंने ऐसे दिया, ये हो गया कंडीशनल। अब जो लास्ट है हमारा क्या है? बोथ साइड एरो, ये हो गया बाय कंडीशनल। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इनके लिए सबके लिए ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, बस ये एक ही टेबल में आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी अगर जहां तक कंजंक्शन की बात है, कंजंक्शन में इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनपुट। इस इनपुट में कभी भी कोई भी एक फॉल्स हो गया, किसके लिए? इसके लिए। कोई भी एक भी इनपुट अगर फॉल्स होता है तो इसका जो आउटपुट है, यानी इसका जो रिजल्ट है, वो फॉल्स हो जाएगा। ये याद रखिए, कोई भी एक, इनमें से कोई भी, इनको इनपुट बोलते हैं। बट अगर दोनों ट्रू हैं तभी इसका ट्रू होगा। क्लियर? बारी आती है इसकी डिसजंक्शन की। इसमें एक भी अगर ट्रू होगा तो ट्रू होगा आउटपुट इसका। सो इन सब में मैं ट्रू लिखता हूं, और इसमें क्योंकि ये दोनों फॉल्स होता है, यहां पर फॉल्स लिखता हूं। अब जो मेन यहां पर है, कंडीशनल है। क्लियर हो गया? इस कंडीशनल में काफी चीजें और भी आगे आएंगी, लेकिन इसमें सबसे मेन अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूं, और साथ साथ में इन दोनों को रिलेट करता हूं। इन दोनों में, कंडीशनल और बाय कंडीशनल में, अगर दोनों इनपुट सेम होंगे, आई रिपीट, दोनों इनपुट सिमिलर होंगे। यहां पर देखिए सिमिलर है, नॉट नेसेसरी कि ट्रू ही होगा, इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो। तो बिना देखे आपको दोनों जगह ट्रू लिख देना है। इज इट क्लियर? तो ये इसमें एक सिमिलैरिटी है कि अगर इनपुट इसमें कंडीशनल और बाय कंडीशन में दोनों इनपुट अगर सिमिलर हैं तो हमारा आउटपुट
ट्रू ही आएगा। क्लियर हुआ? बट पहले मैं इसका कवर करता हूं। बट अगर डिसिमिलर है तो बाय कंडीशनल में फॉल्स ही आने वाला है। क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें जो है एक चीज एक्चुअली क्या है इसमें, क्यों मैंने बोला कि इसी के ऊपर बेसिस पे काफी चीजें और भी हैं। तो यहां पर एक चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां पर P एंड Q जो लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूं। यहां पर P एंड Q, बट यहां पर मैं Q एंड P भी ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं कि पहला P होना चाहिए, इसमें आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बट इसमें कोई डिफरेंस, इसमें कम्यूटेटिव रहा, क्या है कम्यूटेटिव, इसमें भी कम्यूटेटिव है बट इसमें कम्यूटेटिव नहीं है, इसमें भी कम्यूटेटिव है। ध्यान रखना, कम्यूटेटिव मतलब अगर आप इंटरचेंज करेंगे प्लेसेस, इनके प्लेसेस अगर इंटरचेंज करते हैं तो इनके आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इसमें होगा। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये जो भी लेफ्ट साइड में है यानी टेल एंड पे जो है उसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस, इसका एक पर्टिकुलर नेम है। और क्यू के लिए कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस। आप रिपीट, पी को हम जो लेफ्ट साइड में टेल एंड पे है, सो यहां पर पर्टिकुलर में पी नहीं बोलूंगा, जो टेल एंड पे जो भी स्टेटमेंट है उसको एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस बोलते हैं। लेकिन जो यहां पर है ये वाला जो है राइट साइड में यानी टुवर्ड्स एरो हेड, उसको कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं। अब अगर मैं क्यू कंडीशनल पी लिखता हूं तो ये वाला एंटीसीडेंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, और पी यहां पर है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट इधर होने चाहिए, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बट ये क्या है, सेम स्टेटमेंट को अगर आप इधर उधर करेंगे, इसमें प्लेसेस इंटरचेंज यानी कम्यूटेटिव करेंगे तो नहीं होगा, इसमें आउटपुट चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमेशा एरो हेड का होता है, कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस का है। तो आपको देखना है यहां पर ये जो क्यू है, क्यू का जो भी ट्रुथ वैल्यू इन दोनों के लिए है वो सिमिलर आउटपुट यहां पर आएगा। तो इसमें ओवरराइड फैसिलिटी हो जाती है इसकी, आप देख सकते हैं यही आउटपुट इधर आएगा। क्लियर हो गया? ये एक मेन चीज है इसमें। ओके, यहां पर हम इसका ट्रुथ टेबल मैंने चारों कनेक्टिव्स का एक साथ बना के आपको शो किया है। एक पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताया कि ये और ये वाला जो फर्स्ट एंड लास्ट रो में जो इनका आउटपुट है कंडीशनल और बाय कंडीशनल का, दोनों सिमिलर इनपुट के लिए हमेशा ट्रू रहेगा। बट अगर सिमिलर इनपुट नहीं है तो इसमें बाय कंडीशनल में फॉल्स ही आएगा हमेशा। लेकिन इसमें जो है कंडीशनल में हमेशा डिपेंड करता है जो एरो हेड की तरफ, यानी आई शुड यूज कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस जो पार्ट है उसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो इधर आएगा, ये वाला नहीं आएगा। बट यहां पर अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका ट्रूथ वैल्यू इधर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने आज आपको ट्रूथ टेबल बताया है, किसमें? सभी कनेक्टिव्स के बीच में। लेकिन ये मैंने केवल किया है कवर बाइनरी कनेक्टिव्स। मैंने यूनरी कनेक्टिव के बारे में भी कुछ नहीं बताया आपको। क्लियर हो गया? यूनरी कनेक्टिव के बारे में कुछ नहीं बताया है यूनरी कनेक्टिव, लेकिन ये था उसमें केवल एक निगेशन होता है। क्लियर? निगेशन। सो इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने बोला यूनरी वाला कनेक्टिव, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। वो क्या है अभी यूनरी में केवल एक सिंगल कौन सा निगेशन कनेक्टिव आता है। इस निगेशन का सिंबल, यहां पर सिंबल अगर मैं लिखता हूं जो कि मैंने उधर कवर नहीं किया था, सिंबल यहां क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनिटी, जो हम ऐसे लिखते हैं। ओके, एसी सोर्स भी बोलते हैं इसको। और इसका जो वर्ड है वो क्या होता है? नॉट होता है। तो क्या होता है? नॉट। अब इसी के ऊपर मैं एक स्ट्रेस देते हुए एक चीज बोलता हूं कि अगर किसी भी स्टेटमेंट से हमें इंडिविजुअल स्टेटमेंट रिट्रीव करने होते हैं, इंडिविजुअल स्टेटमेंट मतलब रिट्रीव, यानी जो ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है रिट्रीव करना होता है, तो उसमें कभी भी निगेशन सिंबल
को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक एग्जांपल में, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं इसमें, जैसे अभी मैं लिखता हूं सन इज नॉट अ स्टार, ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैं एक इसमें से इंडिविजुअल या कंपोनेंट स्टेटमेंट रिट्रीव करता हूं, कंपोनेंट स्टेटमेंट, इंडिविजुअल स्टेटमेंट को कंपोनेंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। P is a statement such that sun is a star, ये मेरा एक कंपोनेंट स्टेटमेंट होगा इसमें से। आपने देखा होगा मैंने नॉट का कहीं यूज नहीं किया, लेकिन अभी मैंने लिखा था उसमें आइडेंटिफाई करना, ये आइडेंटिफाई हो गया इस स्टेटमेंट से ही, कंपोनेंट स्टेटमेंट को हमने रिट्रीव किया। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में हम इसको क्या लिखेंगे, P लिख दिया, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, क्या लिख रहा हूं मैं, सिंबॉलिक representation of this given statement will be negation P, क्या है, negation P, क्योंकि यहां पर not का वर्ड यूज हुआ है, तो negation हमेशा एज अ प्रीफिक्स में यूज होता है, लेफ्ट साइड, किसमें, लेफ्ट साइड, एज अ प्रीफिक्स, ओके, कभी भी ये राइट साइड में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? और हम यूनरी क्यों बोला, कि अगर हमारे पास कोई, क्योंकि मैं अभी एक वर्ड बोल के मैं यहां पर रुकूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करूंगा वो चीज। अभी मैंने यहां पर बोला कि हमेशा निगेशन लेफ्ट साइड में एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, लेकिन ये केवल कौन सा स्टेटमेंट है, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गया, यानी सिंपल स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर कंपाउंड स्टेटमेंट होगा तो उसमें आ जाता है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हम लिखते कैसे हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट जैसे क्या, कौन कौन से कंपाउंड स्टेटमेंट, जैसे अभी मैंने लिखा P कंजंक्शन Q इज एन एग्जांपल ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये कंजंक्शन हो गया, इधर कनेक्टिव क्या यूज है, लॉजिकल कनेक्टिव, कंजंक्शन क्या यूज है, कंजंक्शन, ये याद रखना है आपको। अब अगर मैं इसका निगेशन लिखता हूं तो कैसे लिखना है, एज ए प्रीफिक्स, इसको मुझे एनक्लोज करना है ब्रैकेट में, तब लिखना है। सिमिलरली अगर मैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन वाले उसके लिए लिखता हूं, कनेक्टिव्स के लिए, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये कौन सा होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ कंजंक्शन, ये वाला निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और ये वाला निगेशन ऑफ कंडीशनल, क्या है, निगेशन ऑफ कंडीशनल। और लास्ट में ये मैं क्यों लिखा, आपको दिखाने के लिए कि ये सब में एज ए प्रीफिक्स, और ये एक सिंगल स्टेटमेंट आप काउंट कर सकते हैं, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। एक ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूं, बाय मतलब बाय, तो ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसको कि मैं आगे कवर करूंगा। क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब मंजू मैम क्लासेस। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट।